नमस्कार साथी, मैं भागीरथ सिन्हा आप सभी का सक्षम लाइव प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारा डिजिटल एजुकेशन है और डिजिटल एजुकेशन आज हमारी आवश्यकता है। हम अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर और आज इनकी महत्व बढ़ चुकी है और सभी दिशाओं में, सभी प्रदेशों में आज जो शिक्षा व्यवस्था है वह ऑनलाइन व्यवस्था से चल रहे हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं इस मुद्दे पर कि ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था क्या है, कैसे है और हमारे देश में इनकी आवश्यकता क्यों हुई। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में चर्चा करने के लिए सक्षम संस्थान के अध्यक्ष संतलाल जी उपस्थित हैं। संतलाल जी का हम सक्षम लाइव प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। तो अभी हम चर्चा को शुरुआत करते हैं आज के लिए संतलाल जी के साथ। तो हम लोग बात करते हैं जी कि अभी जब से हमारे देश में कोरोना काल शुरू हुआ है और हमारी शिक्षा व्यवस्था में बिल्कुल भी उलट पुलट चीज़ें हो गया है को अब हम बिल्कुल नए सिरे से एक ऐसा दस्तावेज के रूप में हम देख रहे हैं जो कभी भी कहीं भी हम इसका उपयोग कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भागीरथ जी, एक तो सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह हमारे इस जो लाइव प्रोग्राम है इससे आप जुड़ करके बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी। और आज की जो यथा स्थिति है, जो आज की डिजिटल एजुकेशन की जो स्थिति है, आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे और आने वाले समय में जिस तरह की अभी संभावनाएं हैं हम उस पर भी चर्चा करेंगे। बल्कि हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमें लगता है कि आज की चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है कि हम और संभावनाएँ क्या तलाश सकते हैं या फिर इसके लिए और बेहतर कैसे बनाया है, आज हम इसमें भी चर्चा करेंगे। तो थैंक यू, आप भी हमारे बीच में हैं और बहुत सारे दर्शक भी हमारे बीच में हैं, तो हम उनसे भी इसी आधार पे चर्चा करेंगे और बात करेंगे। तो आपके जो सुझाव हमें आएंगे, आपके जो कमेंट्स हमें प्राप्त होंगे, हम उसको भी पढ़ेंगे, जानेंगे और उसी आधार पे हम और भी आगे लेके जाएंगे। तो सभी का धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपके सुझाव हमारी फेसबुक कमेंट्स, हमारा जो ईमेल आईडी है उस पर भी आप हमें दे सकते हैं। जो ईमेल आईडी है saksham.del1 SAKSHAM saksham.del1 आप इसमें भी कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9311248880। तो थैंक यू आप सबको लिए। आज हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और कैसे आवश्यकता पड़ी, हम लोग इसको किस नज़रिए से देखते हैं। तो भागीरथ जी, हमें डिजिटल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ी। देखो की बात है वो इससे जुड़ता हुआ रहता है कि भाई बच्चों की किताब कॉपी फट जाता है, वो चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो पाता है। साथ ही साथ जो इनका एक पुस्तकालय का आकार बोलते हैं, जो संग्रहालय होता है, वो आसानी से डिजिटल एजुकेशन में व्यवस्थित हो जाता है। जिस तरह से कि आज हम पुस्तकालय की कल्पना हम कर रहे हैं, तो जिस तरह से पुस्तकें बहुत सारा लाना, कैरी करना और उस पर अध्ययन करना और उसको लाना, जो पहले हम व्यवस्था में देख रहे थे पुस्तकालय की, लेकिन आज डिजिटल एजुकेशन आने से सबसे बड़ी जो व्यवस्था हो गया, सबसे अच्छा बच्चों के लिए ये हो गया है कि शिक्षार्थी को कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी से बड़ी पुस्तकें और वो चीज़ें ऑनलाइन वो उपलब्ध कर लेता है और घर बैठे किसी भी हालात में वो पढ़ाई कर लेता है। अगर हम उदाहरण से कहें कि भाई पहले हमें अध्ययन करने के लिए, हम अपने समय की बात करें तो हमें घंटों जा कर के अपने लाइब्रेरी में जाके बैठना होता था, पढ़ाई करते थे। कई बार ऐसा भी होता कि जिस बुक को हम खोजने के लिए गए, पढ़ने गए, वहाँ उपलब्ध नहीं होता था। बिल्कुल। तो तब हमें निराश होकर लौटना पड़ता, फिर उतना समय वहीं बैठिए या आप बुक कैरी करके लेके आइए। लेकिन आज एजुकेशन व्यवस्था ने इतना अच्छा एक लोगों के पास सुनहरी मौका दे दिया है कि आप कहीं भी बैठ करके, घर में बैठ करके आराम करते समय किसी भी सूरत पर
आप चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। मुझे तो लगता है भागीरथ जी ये हमारी बहुत बड़ी भूल है कि आज की हम बात करते हैं। एक्चुअल क्या है ना, हमारे अंदर जो है ना एक एजुकेशन का जो इतना बड़ा भय और एक तरह से वो दिखाया गया था कि सब आज तो हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास और कोई उपाय नहीं बचा। जी जी बिल्कुल। डिजिटल एजुकेशन आज की जो चीज़ है नहीं, मुझे लगता है ये काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं और बस ये है कि हम इसका उपयोग किस लिए किया करते थे और कहाँ तक सीमित था। तो आज तक हमारे जो अनुयायी रहे हैं या आज तक जिन लोगों के माध्यम से जो हमारे गुरु रहे हैं या हमारे जो घर के गुरु जो हमारे शिक्षक यानी कि प्रथम शिक्षक की हम बात करें, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारे भाई हैं या फिर जो भी व्यक्ति रहे हमारे बीच में, टीचर्स हैं या एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो एक्चुअल सिर्फ सीमित रहा है और सिर्फ सीमित किताबों तक और पेन तक कॉपी तक ही सीमित रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और जबकि ये एजुकेशन की ज़रूरत, इसकी ज़रूरत तो आज से ही नहीं मगर ये हमारी लत, अगर इसकी आदत हमें कहीं पहले से पड़ी होती तो मुझे लगता है हमें इतना बड़ा बोझ नहीं लगता। हाँ, कि आज जब हम लोग भौचक्के होकर के देखते हैं यार डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम कैसे जो है इसको करेंगे हम क्या करें क्या ना करें, यानी कि जो परिस्थितियां हैं जो वो मेरा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा या मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अगर हम लोग इसको सही दिशा पे और सही उसमें से अगर जाने तो ये पद्धति आज की नहीं है, पद्धति बहुत पुरानी है। हाँ, ये जरूर था कि हमने इसको अपनाया कितना आज तक। हाँ, और हम लोग अपनाने से बहुत ज़्यादा पीछे रहे हैं। इसका कारण यह है कि अचानक हमारे पास ऐसी परिस्थिति आई, यानी जो कोरोना जो एक बीमारी हमारे बीच में वायरस आया है, ये वायरस जिस तरह हमारे बीच में आया और आने के बाद हमें मजबूर कर दिया है कि हम इस दिशा पे जाएं। तो आज हमें ऐसा लगता है, लेकिन सच ये नहीं है, सच कुछ और है। सच तो यह है कि डिजिटल एजुकेशन की आवश्यकता हमें बहुत पहले से थी। हमारे ये सरकारों की उदासीनता समझें या प्रशासनिक उदासीनता समझें या जो हमारे नीति विशेषज्ञ हैं जी बिल्कुल, हम उनकी उदासीनता समझें कि आज तक उन लोगों ने पूर्णतया, मैं ये नहीं कहता गए नहीं, एक्चुअल अगर कंप्यूटर आया तो इसी सोच के साथ आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये नहीं कहते कि वो गए नहीं, उस ओर गए हैं, लेकिन पूर्णतः उनका ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हुआ है। बिल्कुल। जो जमीनी चीज़ है, देखिए हमारे देश में कंप्यूटर जो है भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में आए थे और उन्होंने कंप्यूटर व्यवस्था को पूरे देश में हमारे यहाँ शुरू किया और ये सोच उसी समय से ये डेवलप होना शुरू हो गया था। और सभी चीज़ों में देखिए ऊपर लेवल की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटियों में व्यवस्था था, ये चीज़ें हाई स्कूल में टीचर तक सीमित था। जो टीचरों की जो उनका जो एजुकेशन होता था, उनको जब प्रशिक्षण दिया जाता था वहाँ तक तो ये ठीक था, सीमित था, इनको और नीचे तक नहीं लगेगा। लेकिन कोरोना काल में जो परिवर्तन आया, जो सबसे दिलचस्प रहा वो ये रहा कि आप पहली क्लास से लेकर के 12वीं तक कॉलेज तक में ये। अरे सर, मैं तो कहता हूँ भागीरथ जी, हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि हम बार बार कोरोना काल की बात क्यों करते हैं। 2014-15 का जो चुनाव हुआ था वो डिजिटल ही था। हाँ बिल्कुल, चुनाव भी हमें देखना चाहिए कि डिजिटल की लड़ाई सिर्फ यहाँ से नहीं हुई, डिजिटल का उपयोग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हुआ है वो बहुत अच्छी तरह उसका उपयोग किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम एजुकेशन के लिए उसका हम मूवीज देखने के लिए कर लेते थे। हाँ, हम लोग जो है अच्छा खासा गेम खेलने के लिए आज उसका उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल करते हैं। हम जो है टीवी देखने के लिए यानी कि चलचित्र देखने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। कर लेते हैं। हम अपने ऑफिस का वर्क अपने डिजिटल उपयोग के लिए कंप्यूटर में कर रहे हैं, मोबाइल में कर रहे हैं। बिल्कुल। हम अपनी मार्केटिंग आज भी मोबाइल में लोग कर रहे हैं। हाँ। और अब तो और भी ज्यादा हो गया है, लेकिन इसके पहले जो है मोबाइल में ही मार्केटिंग काफी लोग कर रहे थे। जो लोग इसके समझदार थे वो अपनी पूरे ज्ञान अपने तक सीमित रखा। बिल्कुल। और बाकी लोगों को सिर्फ किताब में और कीड़े पे घुसेड़ के रखा। मुझे लगता है उसका एक कारण रहा कि आज हम लोगों को बोझ है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा बोझ है, हम थोड़ा सा और इसको गहराई से सोचें और इस पे थोड़ा सा चर्चा करें, परिवार के साथ में चर्चा में आए कि हम क्या करें, कैसे करें और कितना करें और किस तरह हमें और आगे करना चाहिए। तो ये सभी एक माध्यम है जिसको हमें लगातार अपनाना पड़ेगा। दूसरा, अब हम लोग कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता, आज तो हमारी एजुकेशन की आवश्यकता पड़ी,
लेकिन इसकी आवश्यकता इसलिए हमें पहले से थी क्योंकि दुनिया की जो दुनिया क्या कर रही है, एक तो वो हमें आसानी से गूगल में मिल जा रहा है, हम उसको ढूंढ पा रहे हैं। लोग अपनी अपनी उपलब्धियां और या अपने अपने जो प्रैक्टिस हैं, वो बेस्ट प्रैक्टिस हम लोग कहेंगे, वो लोग उसको डालते हैं और मुझे लगता है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कानून की बहुत सारी कहानियां यानी कि चीज़ें हमें मिल जाती हैं, जानकारियां हमें मिल जाते हैं, बल्कि पूरा कानून हमें आज मिल जाता है। हम किसी भी उसमें से देख सकते हैं। सरकार की बहुत सारी वेबसाइटें हैं हमें इसको देखने की, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो एक ऐसा मीडिया है, एक ऐसा माध्यम है जो डिजिटल हम लोग बात कर रहे हैं, जिससे हमें अनेकों प्रकार की जानकारियां संग्रह करने का, जानकारियां लेने का और जानकारियां देने का दोनों माध्यम एक माध्यम है। तो क्यों आवश्यकता इसकी पड़ी, तो अब तो समझ में आ गया होगा कि हमें आवश्यकता सिर्फ एजुकेशन की दृष्टि से हम नहीं देखेंगे, हम इसको बौद्धिक विकास की दृष्टि से देखेंगे, हम इसको मानसिक विकास की दृष्टि से देखेंगे, हम इसको भौगोलिक जानकारियों को संग्रह करने की दृष्टि से देखेंगे, हम अपने देश की या विदेश की जो भी घटनाएं हैं उसको जानने समझने की करेंगे। साथ ही हमारे योजनाओं का जो आदान प्रदान है, योजनाओं की जो चीजें, मुझे लगता है उसको भी जानने का हमारा एक अच्छा संग्रह है। देखिए आज जो हमारी आवश्यकताएं हैं ना, लगभग सभी घर से लेकर के बाहर तक सभी जरूरतों को आज डिजिटल एजुकेशन प्रभावित एक तरह से उसको प्रसार कर रही है। और हमें उसको आज मजबूरी नहीं है, आज हमारी ज़रूरतें हमारी शुरू से था, लेकिन उन ज़रूरतों को कहीं ना कहीं दबा के रखा गया, जो चीज़ों को बाहर बृहत रूप में लाने में नाकामयाब रहे। हमारी व्यवस्था जो है आज जब निकल करके चीज़ें उभर के आई है, तो आज देखिए आर्थिक क्षेत्र में भी हम कहेंगे, वाणिज्यिक क्षेत्र में तो लोग आज मनी ट्रांसफ़र की जो करते हैं, कहीं से भी बैठे हुए किसी बैंक से टर्नओवर कर लेना। अगर हम कॉन्फ्रेंस, आज हम कोई जो भी नहीं कि हम अमेरिका जाएंगे तभी हम किसी से संवाद करेंगे, आज हमारे पास कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा इतनी अच्छी है कि वो अमेरिका में बैठे और हम इंडिया में बैठ कर के भी हम अपनी संवाद को बखूबी कर लेते हैं और एक दूसरे के सामने बैठ कर के। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये डिजिटल का ही देन है। बहुत सारी और भी चीज़ें था जो हम लोग संज्ञान में नहीं था या हम लोग उसके पास पहुंच नहीं थी, लेकिन आज पहुँचे। हमको याद है कि जब हम लोग एक बार फ़ोटो खिंचवाते थे तो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो बनाने में भी कम से कम 2-3 दिन लगता था। बिल्कुल बिल्कुल। और आज पलक झपकते बोलते कि 2 मिनट में ये लीजिए फ़ोटो आपका बन के तैयार हो गया। ये तो उसी की कमाल की चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं है। आज कहीं अनजान जगह पर अगर हम जा रहे हैं तो पहले हम लोग ढूंढते भाई रास्ता फलाना से ढूंढना, ये करना। आज लोकेशन ट्रैक किए, लोकेशन डाले और निकलते हैं अपने स्वाभाविक से वहीं पहुंचते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हुआ है। जिस तरह से संसाधन हमारे यहाँ बढ़ना शुरू हो गया है और संसाधनों से लोगों में जो चेतना आई है वो बड़ा अच्छा है और हमारे समाज के लिए भी, हमारे विकास के लिए में भी अहम काम करेगा ये तो। बिल्कुल। और जो आवश्यकता हमें आज, हमारी जो मेन आवश्यकता आज हम बच्चों के लिए चिंतित हैं और वो हमारी चिंता का विषय भी है और मुझे लगता है हमें लगातार उसके लिए सोचना पड़ेगा, हमें लगातार जानना चाहिए कि क्यों चिंता है हमारी, और उस चिंता होना भी ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर के तो आज हम मेन चीज़ ये है कि हम बच्चों की पढ़ाई की ही बात कर रहे हैं। जहाँ तक क्यों है ये हम लोगों ने आपस में चर्चा किया, लेकिन हमारे पास क्या क्या माध्यम हैं, अगर हम लोग क्या माध्यम हैं और क्या हम लोग अपना सकते हैं, मुझे लगता है इस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम लोग माध्यम की बात करते हैं तो हमारे पास जो है वर्तमान में क्या है, अब हम संसाधनों की दृष्टि से अगर देखेंगे तो अलग चीज़ है, लेकिन आपके पास एक व्हाट्सएप है, आप एजुकेशन का, हाँ बिल्कुल, आप व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है और टीवी है। आपकी टीवी में भी इस समय जो है सेशन बहुत सारे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि जो देश का नंबर 1 चैनल है हमारा DD1, उसमें ये चल रहा है सुबह 11 बजे से चालू है। दूरदर्शन पे चल रहा है और दूरदर्शन तो दोनों पे चल रहा है। तो उस तरह के जो प्रोग्राम है, एक तो वो हम लोग इसको देख सकते हैं। दूसरा हमारा ये भी देखना पड़ेगा कि
जो व्हाट्सएप के साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम वगैरह है वो ऑनलाइन का एक अलग माध्यम है। लोग काफ़ी लोग जूम और अभी तो जियो ऐप का जो प्रयोग कर रहे हैं, हाँ। उसके माध्यम से जो है इस तरह की पढ़ाई और बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। लेकिन ये है कि हम बच्चों के साथ में संवाद स्थापित कैसे कर पाएंगे। ये जो हमारा माध्यम है उस माध्यम में हम कितने सक्रिय हैं, उस माध्यम को कितना सहज बनाया जा सकता है। अगर हम व्हाट्सएप की पढ़ाई को लेकर के देखते हैं कि हम व्हाट्सएप में अब एक ग्रुप है, एक क्लास में हमारे पास में 30 से 35 बच्चे नहीं कहेंगे इस समय, चूँकि कुछ ही क्लास ऐसे होते हैं, कुछ ही ऐसे स्कूल होते हैं जिनमें 30 से 35 बच्चों के बीच में या 40 बच्चों के बीच में बच्चे होते हैं। लेकिन क्लासेस की बात करेंगे तो एक एक क्लास में कम से कम नहीं तो ABCD को अगर देखेंगे 100-150-200 बच्चे हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर हम F तक भी होता है। तो जी के सेक्शन जो होते हैं उसके ABCDEF तक होते हैं। ये तो बहुत से जगह तो जी तक हम लोगों ने देखा है। तो एक्चुअल वो जो सेशन होते हैं, अगर इन सेशन को बना करके देखें तो उस आधार पे एक क्लास में कम से कम 200 के ऊपर बच्चे हमारे पास हो जाते हैं। 200 से 250 तक बच्चे होते हैं। हाँ। और अगर हम टीचरों का अनुपात देखा जाए तो हमारे देश में बहुत कम है। टीचर जो है आज भी हम इतने सारे टीचरों की वैकेंसियां खाली पड़ी हैं। तो इसका मतलब है कि अगर एक प्रति टीचर अगर हम लोग बच्चों का साथ जोड़ें तो एक ग्रुप में मुझे लगता है कि 100 से 150 बच्चे एक टीचर के हिस्से में आएंगे। ये अभी हम लोगों का जो आकलन अभी है अभी तक का है। बिल्कुल। और अगर एक टीचर के बीच में 100-150 बच्चों का आकलन ये दिया रहा है तो वो जो ग्रुप बनेगा क्लास वाइज का वो 100-150 बच्चों का बनेगा। और वो 150 बच्चों के ग्रुप को कैसे व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, मुझे लगता है ये सोचना और ये समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कितना सही है, क्या ये सही भी है या नहीं है। तो इसको जानना, इसके लिए चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो हमारे पास संसाधन है उसका उपयोग हम बच्चों को कब तक करवाएं, कितना देर उनके पास हम चीज़ों को छोड़ें। भाई अगर व्हाट्सएप पर पढ़ाई करना है तो मोबाइल हम उसके पास कितना दें, या क्या उनके लिए मोबाइल अलग से होगा। हम उसकी बात तो भागीरथी आगे हम लोग बढ़ाएंगे। हाँ, हम तो सिर्फ अभी ये बात बताएंगे कि बात कर रहे हैं कि अभी हम लोगों का जो है जो अनुपात है बच्चों का वो है इतना है। और अगर इतना अनुपात है तो हम कैसे उन बच्चों को प्रमुखता पे वहाँ तक ले जा पाएंगे। देखिए ये जो इस बात पर हम चर्चा करना कि भाई हमारे पास बच्चे 150 है और टीचर एक ही हैं। अब उनमें क्या है कि भाई उन्होंने एक काम को डाला, व्हाट्सएप पर डाला, अब बच्चे उसको जो है अपना फॉलो कर रहा है। और अब तो हम भाई ये भी देखा होगा जैसे हमारे बच्चे पढ़ रहा है तो कई बार वो व्हाट्सएप पर भी उसको जो है आंसर लिख करके उसको शेयर कर देता है। बिल्कुल। और कुछ जगह पर ऐसे हैं जो टीचर कहता है कि नहीं पहले उसका प्रिंट आउट निकालिए, फिर उस पर काम कीजिए और इसके बाद आप उसको अपलोड कीजिए। बिल्कुल। तो ये तमाम चीज़ें अब उसमें से देखिए अगर हम बात करें तो कुछ बच्चे जो एक्सपर्ट हैं वो तो व्हाट्सएप पर एज इट इज़ कर लेता है, और कुछ बच्चे एक्सपर्ट नहीं है तो वो प्रिंट आउट निकालेगा, फिर उस पर लिखेगा, फिर और कहाँ जाएगा प्रिंट आउट निकालने, प्रिंट आउट निकालने के लिए, ये भी उसका एक मुद्दा बन जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा कि आखिर हम क्या करें, कैसे करें और उसको कैसे लेके आए। तो ये जो उसके लिए हम लोग बात ये कर रहे हैं कि कैसे उसको आगे लेके आएंगे, किस तरह आगे लेके आएंगे। तो मुझे लगता है कि टीचरों को चाहिए कि इस समय जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, विद्यालय हैं, बड़े विद्यालय हैं, वहाँ जाके बात करें। बात करने के बाद फिर वहाँ जो स्टूडेंट है जो खासकर जो है वॉलंटियरशिप करने के लिए तैयार होते हैं उन लोगों से बात की जाए और उसको 10-10, 20-20 बच्चों का ग्रुप मुझे लगता है तैयार होना चाहिए और बच्चों का। और उस ग्रुप के माध्यम से जो है अगर हम लोग 1 महीने 2-2 महीने का अगर वॉलंटियरशिप अगर ले लेते हैं, सहयोग ले लेते हैं अन्य विद्यालयों के बच्चों का, तो वो कम से कम जो है 1ली से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको तो हम एक सरलता के साथ में एक सही ढंग से उसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक प्रिंट लेने की बात है भागीरथ जी, वो कभी बच्चे चूंकि इस समय तो लोगों की आय का संसाधन भी कम है
बिल्कुल, लोग बिल्कुल। आय का संसाधन कम है, लोगों की आय कहीं फैक्ट्री में हम लोग को बहुत जगह सुन रहे हैं कि जहाँ पर जो है 5,000 मिलता था वो 2,500 ही दे रहे हैं। बहुत सारे केसेस हम लोगों के पास भी सुनने में आए थे कि देखने के भी आए कि भैया उनको पहले 6,000 मिल रहा था, अब उनको 3,000 मिल रहा है। तो इस तरह की जो स्थितियाँ आई हैं और इस तरह की जो परिस्थितियाँ आई हैं उसका मुझे लगता है जानना बहुत ज़रूरी है, और उस पर हम कैसे उस पर काम कर पाएंगे वो बहुत ज़रूरी है कि उसको प्रिंट आउट कितना निकाल पाएगा। अब मार्केट में तो इस समय अगर जाते हैं तो 2 से 5 रुपया प्रिंट आउट का ले लेते हैं एक दुकानदार। जी, 5 रुपया से कम का होता ही नहीं है प्रिंट आउट लेने के लिए। तो और फिर सभी पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें काम भी करना होगा कि हम कितना कर पाएंगे। तो एक तो यह है कि हम लोग मानव संसाधन का कैसे उपयोग कर सकते हैं, कितना उपयोग कर सकते हैं, और उसी आधार पे हम आगे की अपनी जो है रणनीति भी तैयार करें कि हम बच्चों को कैसे और कितना हम लोग पढ़ाई का काम दे सकते हैं। और दूसरा यह है कि इसके साथ साथ हम लोग जो है ना परिवार की भूमिका कैसे अदा करवा सकते हैं, ये बेहद ज़रूरी है। और संसाधनों की बात तो भागीरथ क्लियर है कि हमारे पास ज़्यादा संसाधन है नहीं। हमारे पास लैपटॉप होते हैं, हमारे पास जो है जो हम बिल्कुल अति गरीब या पिछड़ा वर्ग के पास बहुत कम भी देखने को मिलेगा। डिजिटल मोबाइल डिजिटल मोबाइल होते हैं। हाँ। डिजिटल मोबाइल भी हम ये नहीं कहते कि बहुत कम परिवार ऐसे हैं जिनके पास नहीं है, वरना है, लेकिन परिवार में एक ही है, और अगर एक ही है तो वो माँ पिता है, वो लेके चला जा रहा है, काम में चला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। माँ कोठियों में साफ सफाई के लिए जा रही हैं। तो मुझे लगता है उस दौरान बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चा कैसे पढ़ पाएगा, कितना कर पढ़ पाएगा। तो वो देखिए ना, अभी तो मैं यही कह रहा था कि हम अपने फील्ड में भी अगर हम देख रहे हैं कि भाई एक घर में 2 बच्चे अगर पढ़ने वाला है, मोबाइल एक है, और वो मोबाइल भी फादर के पास है। अब उनको सुबह ड्यूटी जाना है और काम स्कूल से जो है 8 बजे 9 बजे आ जाता है जी, और तब तक उनके फादर को निकलना होता है। अब ऐसे हालात में बच्चे तो होमवर्क कर नहीं पाते हैं, देख भी नहीं पाता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि भाई आज का काम जो है बच्चे कल करता है। वो भी मूड के ऊपर बात है कि अगर फादर का मूड ठीक है तो बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया, नहीं तो बच्चे रुक पा रहा है। ये बड़ी बाधा हमारी महसूस कर पा रहा हूँ। मैं बच्चों से जब भी बात करता हूँ ये बाधाएं दिख रहा है कि भाई फादर नहीं दे रहे हैं काम करने के लिए। अच्छा, एक दूसरी चीज़ पता ही क्या होता है कि जो भ्रांतियाँ हैं आज की मोबाइल को लेकर के लोगों के पास, अभी बहुत सारे जो हमारे निम्न वर्गीय परिवारों में है और हमारे जो आसपास के, हम अपने फील्ड की बात अगर हम करें तो बच्चों को वो मोबाइल देना भी नहीं चाहते ज़्यादा समय तक। इसके पीछे उनका मानना ऐसे कि भाई या तो वो ऑपरेट करना नहीं आता है या इसका मिसयूज ना हो। बिल्कुल, ये भी इसका एक कारण है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज जो व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था आई है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं शिक्षा व्यवस्था से महरूम हो रहे हैं, वो प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहे हैं उसमें जो। बिल्कुल भागीरथ जी, हम लोग यहाँ पे एक चीज़ का और देखेंगे कि हमारी जो संसाधन की जो बात हम लोग कर रहे हैं, संसाधन की बात तो ठीक है, 2-3 चीज़ ही संसाधन है जो बाकी नहीं मिल पा रहे हैं। हम लोग जो है पहले जैसा रेडियो का उपयोग तो किया नहीं जा सकता है, चूँकि FM सुनने वाले भी अब बहुत कम लोग होते हैं। हाँ। या FM रेडियोज़ वगैरह भी बहुत कम है। तो TV का जो माध्यम है एक्चुअल वो एक तरफा पढ़ाई है। अगर हम डिजिटल को माध्यम अगर बना लेते हैं तो एक तरफा पढ़ाई है, और जूम ऐप या फिर हम लोग जो है जियो ऐप, जो इस तरह के माध्यम जो हम लोग अपनाते हैं, मुझे लगता है कि वो भी एक संवाद का विषय तो है, उसमें थोड़ा संवाद स्थापित हो पाता है, लेकिन हर घर के पास में जो वो उस तरह के जो संसाधन नहीं है, इसको हम लोग ये हमारी एक दशा सही नहीं है। और उस दिशा पे बच्चे कितना पढ़ पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे, कितना हम लोग उसकी भागीदारी निभा पाएंगे, वो थोड़ा सा तो जो चहुमुखी विकास की जो हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा इसके लिए कमज़ोर पड़ रहा है। लेकिन एक माध्यम ज़रूर है इसका, अगर हम लोग परिवार की भागीदारी को निभाएं। परिवार की भागीदारी यदि है, और सबसे पहले परिवार की भागीदारी में सबसे पहले हमारा उनके अभिभावक हैं, माता पिता हैं या घर के भाई बहन हैं, तो हम लोग अगर उसको ध्यान पे रखें तो सबसे पहले स्कूल का कर्तव्य ये है कि अगर आपके बच्चा कांटेक्ट में आ रहा है या बच्चा आपके साथ में जुड़ रहा है, बच्चा आपके साथ में लगातार टच में है, तो सबसे पहले एक समय सारणी तैयार करें कि, और वो भी अभिभावक के लिए
तो वो बेहद ज़रूरी है कि उस पे हम लोग जो है काम करें, या कैसे हम लोग जो है इसके लिए हम लोग कैसे उसके लिए बात करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके हमें जो है चर्चा करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो अभिभावक के एक अगर हम लोग समय सारणी तैयार करके दे पाते हैं, या समय सारणी अगर हम लोग उन्हें उपलब्ध करवा पाते हैं, तो हमें इस बात के लिए थोड़ा सा बच्चों को एक अच्छा तरीका मिल जाएगा, एक अच्छा माध्यम मिल जाएगा, परिवार को भी मिल जाएगा, हमें कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टाइम पे हमें पढ़ाई का टाइम है, खेलने का टाइम हमारा क्या होगा, और उसमें परिवार की भागीदारी कब हमारी हो सकती है। जी। तो उस तरह की जो पारिवारिक समय सारणी है, उसमें एक और भी है, हमारे बच्चे का जो समय का चयन करना है, वो समय का चयन बड़ा मुश्किल हो पाता है। तो देखिए, ये अटेंडेंस का भी मामला चल रहा है इसी से, ऑनलाइन एजुकेशन से। ये है जो है ना, अभी स्कूलों में अटेंडेंस भी इसी से लग रहा है। तो अटेंडेंस का तो मामला के साथ साथ जो हम समय सारणी की बात कर रहे हैं, समय सीमा, ये पेरेंट्स के बीच चर्चा करके बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है और करना ही चाहिए। और इससे क्या होता है कि पेरेंट्स को एक विश्वास जगेगा, फिर वो कुछ भी समय जो है बच्चों के साथ शेयर करे, और बच्चों को ताकि वो चीज़ें जो आ रहा है क्या आया। और अब देखिए, इस हालत में अभी जितने भी ट्यूशन सेंटर हैं, अभी वो भी हैरान सा है कि इसमें होमवर्क का कैसे पूरा करेंगे, जो उनका सिलेबस है वो कैसे पूरा होगा, ये तमाम चीज़ें अभी जो स्पष्ट नहीं है ट्यूशन सेंटर को और न पेरेंट्स को। अच्छा, हमारा से देखिए, एक टीचर से भी हमारी एक दिन बात हुई, तो मैंने कहा कि भाई मैम, ये जो वर्क आ रहा है ये आउट ऑफ सिलेबस है या सिलेबस से है। बिल्कुल। तो उन्होंने बताया कि देखिए, ये ज़्यादातर आप आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस से बहुत कम चीज़ें, क्योंकि 6ठी से 8वीं तक जो है ये एक सिलेबस है, पहली से 5वीं तक जो है ये एक सिलेबस है। जो पहली क्लास में बच्चा पढ़ रहा है और जो 5वीं में पढ़ रहा है, इन दोनों के लिए एक ही चीज़ वर्क आता है, दोनों को कम रहा है। अब आप देखिए कि अगर हम इसका मूल्यांकन करें तो पहली क्लास का बच्चा को भी वही पहाड़ा लिखना है जो 5वीं वालों को लिखना है, या जिस गद्यांश पर 5वीं के बच्चों को बात करनी है वही गद्यांश पहली का करेगा। तो ये आउट ऑफ सिलेबस ही होगा, लेकिन जो मुझे इसका एक अच्छा वो दिख रहा है, एक जो भविष्य दिख रहा है कि बच्चों में लर्निंग पावर जो है वो ज़बरदस्त होगा। बिल्कुल। दूसरा, हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जो अभिभावक और शिक्षक और छात्र की जो भागीदारी की हम लोग बात कर रहे हैं, उस भागीदारी को कितना रुचिकर बनाया जा सकता है, कितना उसको अहम बनाया जा सकता है। यहाँ बहुत सारे साथी हमारे लगातार कमेंट्स कर रहे हैं और बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। तो सॉरी, मैं कुछ साथी ऐसे हैं जो व्यक्तिगत संस्थागत सवाल कर रहे हैं मुझसे, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे चंदन प्रतापति जी हैं, अगर आपको सक्षम के बारे में सक्षम के काम के बारे में जानना है तो आप आ सकते हैं कभी भी ऑफिस आकर के और इस तरह की बात कर सकते हैं। और अगर आप इस कार्यक्रम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप सवाल करें, आप इस एजुकेशन के सिस्टम के बारे में ज़रूर आप सवाल करें, और उसमें हम लोग आपका बहुत सारे ऐसे जवाब आते हैं, ऐसे आप लोगों के प्रश्न आते हैं जिसका जवाब हम लोग यहाँ से देने में असमर्थ हैं, क्योंकि आपके अगर एक एक का सवाल अगर हम लोग जवाब देने लग जाएंगे तो शायद हम कुछ बात नहीं कर पाएंगे, या हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, या जानकारियों को साझा नहीं कर पाएंगे। तो आपको अधिक अगर जानकारियां चाहिए तो आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर आए हमारे पास में, और हम आपका स्वागत करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे अभिभावक और शिक्षक का, कि शिक्षक और अभिभावक जो है वो अगर उनकी जो भागीदारी है वो कैसे रुचिकर हो पाएगी, कितना सामंजस्य। तो अभिभावक और छात्र अगर एक साथ बैठ करके अगर बात करें और शिक्षक अगर उधर से अपनी भूमिका को अगर अदा कर सकता है, यानी भागीदारी अपनी निभाएंगे, तो मुझे
लगता है उसका एक व्यापक प्रभाव एजुकेशन पर पड़ेगा। दूसरा, हमारी जो एक मनोदशा है, हम बहुत सारे परिवार ये कह रहे हैं कि अरे वो बच्चा जो है गलत हो रहा है, बच्चा गेम ज़्यादा खेल रहा है, बच्चा तो पढ़ाई के नाम पे मोबाइल हमारा लेकर के मिस यूज कर रहा है। एक्चुअल हम अपनी अवधारणा को हमें चेंज करना होगा, बिल्कुल बदलना पड़ेगा। और बिल्कुल इस पर जो है मैं तो अपील करता हूँ तमाम अभिभावक से, आज जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहा है, देखिए पूरी तरह से शिक्षा प्रणाली बदल चुकी है। साथ ही साथ अब हमारे देश में नई शिक्षा प्रणाली भी लागू हो गई है। बिल्कुल। और जो उनका भी कॉन्सेप्ट होगा, मैं उस पर चर्चा करूंगा, आज मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात भी करेंगे तो भी ये चीज़ें उसमें सही फिट हो रहा है। देखिए, अभी हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, हमारे चंदन प्रजापति जी भी यहाँ पर अभी लिखे थे कि अभी सही नई शिक्षा नीति आई है, तो मैं आपको बताए दे रहा हूँ कि नई शिक्षा नीति आई है, कानून नहीं आया है। आपको समझना पड़ेगा, ये नीतियां हैं, ये कानून नहीं है। और जब कानून आएगा तब हम लोग और भी व्यापक स्तर पे बात करेंगे। तो जो नीतियां हैं, इसको निश्चित तौर पे बहुत अच्छी नीति है, हम उसका स्वागत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, और इसमें बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आई हैं, उसको हम लोग उसी दिशा पे प्रयास भी करेंगे। लेकिन ये कितने लोगों को पता है, देखिए कहाँ तक पहुंचा, और दूसरा इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, हाँ, वो इसका जो वो कब होगा, कितने दिनों में होगा, तो 1 साल तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी तो हमारी स्थिति वो है कि हम जिस हालत में है अभी उसी हालत में हमें उसको लेके चलना पड़ेगा। और अभी कोरोना काल में कितनी भी बड़ी शिक्षा नीति आ जाए, लेकिन वो रहेगी वहीं पे, इसलिए कि उसको अभी लागू कर पाना इतना जल्दी किसी की भी बात से, क्योंकि हमारा देश छोटा नहीं है, बहुत बड़ा देश है, और बाकी बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो हमारे एक स्टेट के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें देखना पड़ेगा कि इतने एक विशाल देश में, और सबसे बड़ी बात यह है कि विशाल देश ही नहीं है बल्कि हमारा कई धर्मों वाला देश है, और सभी धर्मों वाला देश और एक साथ रहने वाला देश, एक साथ एक संप्रभुता के साथ में एक दूसरे की मर्यादा, एक दूसरे के सम्मान के साथ में जीने वाला देश, या और एक विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं इस देश में, और वहाँ पे किसी नीति को डायरेक्ट ला करके कर पाना वो ना तो किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, ना किसी सरकार के ऊपर निर्भर है। तो नीतियाँ आई हैं, उसका हम स्वागत करते हैं, उसमें हम लोगों ने पढ़ा भी है, और उसमें एक चर्चा भी करेंगे, उसमें संवाद भी करेंगे, और इन नीतियों पर भी एक दिन चर्चा हमें करना है, इसमें बात करना है। जो हमारी अभी नीति आई है, नई शिक्षा नीति पे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें जो है देखना है, उस पर बात करना है, क्योंकि हम लोगों ने अध्ययन किया है, पूरी एक एक नीति के एक एक पार्ट को हम लोगों ने पढ़ा है, कल से लेके आज तक हम लोग लगातार यही प्रयास कर रहे हैं, और उसको कितना हम लोगों की क्या भूमिका उसमें हम लोग अदा कर सकते हैं उस नीति को और सफल बनाने में, उस पर भी हम लोग बात करते हैं, और जहाँ खामियां हैं उसके लिए सरकार से भी क्या हम लोग बात कर सकते हैं, वो दोनों चीज़ें हैं। तो ये बहुत अच्छा मसौदा है, और मुझे लगता है उस मसौदे को हम लोग सब लोगों को जानना चाहिए। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, अभी जो स्थिति है, अभी डिजिटल एजुकेशन पे बच्चे निर्भर हैं, और अगर आपका डिजिटल एजुकेशन पे अगर आपका पूरा देश इस समय बच्चे निर्भर हैं, तो हमें उस देश को कैसे मदद कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो आस पड़ोस के जो लोग हैं वो कितना कोऑपरेट कर पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी लगभग हम कुछ बच्चों के साथ में डिजिटल एजुकेशन का काम कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, और व्हाट्सएप एक माध्यम है। साथ में हमारा कभी कभी बीच बीच में हम लोगों की विजिट भी होती है, और हम लोग उनके घर मोहल्ले तक जाते हैं, उनको देख भी पाते हैं। और इस एजुकेशन के समय में मुझे लगता है अगर हम डिजिटल हैं तो सिर्फ डिजिटल तक सीमित ना रहें, अपने बच्चों को, जो हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको कॉपियाँ और किताबें भी कम से कम मुहैया कराएं। आपके अगर हम क्षेत्रीय लाइब्रेरी की बात करें तो दिल्ली में भी क्षेत्रीय लाइब्रेरियाँ बहुत कम हैं, और अगर बहुत कम लाइब्रेरी हैं तो मुझे लगता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या बच्चे लाइब्रेरी की बाकी किताबें पुस्तकें पढ़ पाते हैं क्या, जो स्कूलों में किताबें मिल रही थी क्या वो किताबें मिल रही हैं क्या। तो मुझे ये मेरा अपना मानना है कि सरकार कम से कम कुछ दिनों के लिए एक चलती फिरती लाइब्रेरियों को बस्ती में लेके आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं आपको बताऊं कि देखिए स्कूल में बच्चों को उसी तरह से जो पाठ्यक्रम था ना, जो पुस्तकें हैं वो पुस्तकें भी मिल रही हैं। पता नहीं इस बार तो बच्चों को जो वो था जो नोटबुक है, नोटबुक नहीं दिया गया, लेकिन बुक तो मिली है। एक दूसरी चीज़ ये वाला जो आपने बड़ी बातें कहा है कि चलती फिरती पुस्तकालय हर बस्ती में चलना चाहिए, जिससे कि उसका लगाव
उस पाठ्यक्रम से और उनसे जुड़े चीज़ों से होना बहुत जरूरी है, जो हमारे यहाँ पर तो नहीं है, ना के बराबर है। जो सेंट्रल दिल्ली है या और रोहिणी क्षेत्र है उधर तो है। और हमारे यहाँ पर पुस्तकालय की एक बड़ी ज़रूरतें हैं, हमारे बच्चों के लिए भी है। तो ये सामूहिकता में हम लोग बात करें कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बहुत अच्छी सरकार ने अपना प्रयास किया, तो जितना सरकार ने किया उनको हम लोग धन्यवाद करते हैं। लेकिन जहाँ पर नहीं है, कम से कम वहाँ पर चलती फिरती लाइब्रेरियाँ का थोड़ा सा उसमें प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि बच्चों का मन जो भटकाव की दिशा पे है या उनका जो और भी जो चीज़ें वो उनको मिल पाएंगी। और बहुत सारे बच्चे हैं जो चाह भी रहे हैं, तो स्कूल की लाइब्रेरी, चूँकि अब वहाँ तक पहुँचना, एक साथ भीड़ ना मचना, प्रोटेक्शन की दृष्टि से एक सबसे बड़ी बात है। दूसरा जो ये महामारी है, इस महामारी से कैसे उनको सेफ्टी दी जाए, तो उन सभी चीज़ों को मुझे लगता है कि हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए। तो एक हम लोग इसकी बात कर रहे थे, दूसरा ये है कि हम लोग जो बात कर रहे थे ना कि भाई अभिभावक की भूमिका और शिक्षक की और छात्र की, जो पर्सन है वो लाभान्वित जो है छात्र है, जो छात्राएं हैं। अब ये दोनों कम्युनिटी जो है, अभिभावक, टीचर, और आपने जो वो सुझाव दिया कि जो भी वॉलंटियर्स साथी हैं हमारे या अपने समाज के जो भी जागरूक हैं बच्चे, जो अच्छे से फ़ोन को ऑपरेट कर लेते हैं, वो उनको सपोर्ट जरूर करे बच्चों को, और तभी बच्चे आगे पढ़ पाएगा। बिल्कुल। और ये भी कौन समझाएगा अभिभावक को कि भाई बच्चों को फ़ोन दो, बच्चों को लिए जो भी है, ये भी हमारी आपकी जिम्मेदारी है। आप सभी दर्शक जो भी हम सुन रहे हैं, ये हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को चीज़ें देंगे तभी वो कुछ आगे बढ़ा पाएगा। अब हम जो महसूस करें कि भाई देखिए, क्या अध्ययन का समय का क्या होगा, बिल्कुल किस समय बच्चे पढ़ेंगे। स्कूल का समय सीमा है नहीं, स्कूल जा नहीं रहा है, तो वो कौन सा समय होगा जिसमें कि बच्चों को पेरेंट्स भी बिठाए पढ़ने के लिए और उनके साथ थोड़ा समय दे कि उनको बेहतर लगे। क्योंकि दिन भर घर में रह कर के वो सब बच्चा महसूस करता है कितना क्या करे पता नहीं। खेल का भी खूब अच्छा से साधन अभी है नहीं घर पर। तो अध्ययन का जो समय सारणी है उस पर हम लोग जरूर चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है भागीरथ जी, चूँकि समय सारणी हमारी जो है घर की, और चूँकि हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे थे उस दौरान हमने भी देखा है कि हम लोग एक बार जो है डिजिटल की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर रहे थे बच्चे से, और जब वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर रहे थे तो हमने ये देखा कि उसकी माँ वहीं पे रोटी बना रही हैं, टीवी चालू है, जोर जोर की टीवी चालू है, एक बच्चा वहाँ शोर भी मचा रहा है, छोटा बच्चा जो खेल रहा था, यानी शोर तो नहीं कहेंगे, खेल रहा था वो, और वहीं पे वो बच्चा, जिस बच्चे को हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे थे, वो बच्चा वहाँ पढ़ाई कर रहा था। अब आप समझ सकते हैं कि वो किस सिचुएशन में पढ़ रहा होगा। तो हम पढ़ाई का ज़रूरी नहीं है कि हम जब मंदिर में पूजा, मंदिर तो हमें पता है कि मंदिर हम इसलिए जाते हैं, मस्जिद इसलिए जाते हैं, गुरुद्वारा इसलिए जाते हैं कि मन की शांति होगी, वहाँ एकाग्रता में मन को शांत और एकाग्रचित होकर के बैठने का मौका मिलता है, एक ध्यान लगाने का एक अच्छा स्थान है। वो इसी तरह हमारा विद्यालय भी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम लोग जो है इसलिए पहुँचते हैं, एक साथ होते हैं, ताकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की बात करते हैं, उस सिस्टम की बात है, माहौल एक माहौल बनता है, विद्यालय माहौल बना। अगर हम लोग, अगर जब हमारे शास्त्र ही नहीं, हमारा विज्ञान भी यही कहता है कि सबसे पहला विद्यालय हमारा घर है, तो हम कुछ देर के लिए घर को क्यों ना ऐसा माहौल दें। तो मुझे लगता है अभिभावक को इस बात के लिए सोचना चाहिए और एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि जिस टाइम उसका पढ़ाई का समय है वो साथ आ सकता है, या फिर उसको एक ऐसा स्थान हो सकता है, एक ऐसा स्थान वहाँ घर में एक ऐसा स्थान दें जहाँ बच्चा एकाग्रचित होकर के बैठ करके उसको पढ़ सके। तो वो जो शोर मचता है और उसका जो भटकाव होता है वो नहीं होगा, और वो बच्चा अच्छे ढंग से वहाँ पढ़ सकता है, अच्छी चीज़ें वहाँ जान सकता है, उसका एक मन चलेगा, तो उसका मुझे अध्ययन करने की जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ेगी, जो केंद्रित जीवन की ओर से जो जाना है वो उसका बढ़ेगा। तो समय सारणी का इस तरह हम लोग का एक बना सकते हैं। एक तो पढ़ाई का समय, हमारी भागीदारी उस समय क्या हो सकती है, और माहौल कैसा उस समय होना चाहिए बच्चों के पढ़ाई का, किस तरह बच्चे ऑनलाइन पढ़ पाएंगे, और किस तरह हम लोग जो है उसका टीचर्स की बातें कितना हो पा रही हैं उनसे, कितना नहीं हो पा रही हैं, जवाबों का, सवालों का क्या जवाब आ पा रहा है, कितना बच्चे दे पा रहे हैं, और क्या वहाँ
वहाँ से जवाब आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। मुझे लगता है उन चीज़ों पे भी हम लोगों को विचार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बेहतर समय सारणी, उसमें आपका भी बहुत अच्छा टाइम होगा कि ठीक है कुछ देर के लिए अगर हम लोग टीवी बंद कर देंगे या कोई पिक्चर या कोई धारावाहिक या न्यूज़ हम लोग थोड़ी देर के लिए नहीं देखेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है। हम उस न्यूज़ को कुछ देर बाद भी देख सकते हैं, लेकिन बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए हम लोग थोड़ा सा उसको और भी क्लियर, उसको और भी हम लोग उसको बात कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है। एक परिवार के साथ में एक पारिवारिक पूरी समय सारणी तैयार करें, उस समय सारणी के साथ में हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ें। जी भागीरथ जी। देखिए अक्सर जो है जो समय सारणी दिन का तो हम कह नहीं सकते कि भाई पेरेंट्स के पास समय है या नहीं है। मुझे लगता है कि जब वो शाम का समय निकालें, नहीं घर की समय सारणी, हम दिन की बात नहीं करते। हम तो ये कहते हैं भागीरथ जी कि आप पूरे दिन की समय सारणी, आप चूंकि आपको काम पे जाना है, आपको पता है मुझे इतने बजे जाना है तो इतने बजे नाश्ता करके आप इतने बजे काम पे चले गए। लेकिन घर की जो समय सारणी है अगर वो अगर क्लियर होगी तो बच्चे का अध्ययन का जो टाइम है, आपका जो बच्चों के पार्टिसिपेशन का जो टाइम है या परिवार के साथ में जो पार्टिसिपेशन का टाइम है वो बेहतर हो सकता है। तो वो बेहद ज़रूरी है कि आप उसको कम से कम उसको ध्यान पे रखें। एक और भी बात है कि क्या स्कूलों को, जितने भी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सबके लिए है कि आप जब तक स्कूल आपके चले हैं तब तक तो आप लोगों ने अभिभावक मीटिंग की है। बिल्कुल। अब क्या अभिभावक हो सकती, अगर आप बच्चों को डिजिटल एजुकेशन से जोड़ा जा सकता है तो डिजिटल अभिभावक मीटिंग भी हो सकती है आपकी। करना चाहिए बिल्कुल। तो मुझे लगता है जितने भी अभिभावक हैं और जितने भी टीचर हैं, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है, जहाँ तक मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप ऑनलाइन 10 मिनट ही सही, आधा घंटे का एक सेशन तैयार करें और बच्चे के साथ में कैसा बिहेव करना है परिवार को वर्तमान में, क्योंकि बच्चा डिप्रेशन पे जा रहा है। मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, आपकी आर्थिक तंगी, आपकी पारिवारिक समस्याएं, आपकी सामाजिक समस्याएं, बच्चे के लिए आप ये सोचते हो कि बच्चे का कोई बोझ नहीं है। सच तो यह है कि बच्चा उस बोझ में बिल्कुल दबता ही चला जा रहा है। बिल्कुल दबता और बच्चा अगर उस बोझ में बिल्कुल दबता चला जा रहा है तो हमें कैसे उससे निभाना है, तो उसमें परिवार की भागीदारी और परिवार की भागीदारी के साथ में उनकी भूमिका के लिए हम लोग तो अपनी तरफ से जो प्रयास होता है, जो हम लोगों के पेरेंट्स जो हमारे साथ में जुड़े हैं, हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं और ये समस्या परिवार से ही निकल के आ रही है। मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूं और सभी अभिभावकों से निवेदन है, शिक्षाविदों से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा इसमें विचार करें और एक अभिभावक मीटिंग ऑनलाइन लेने का प्रयास करें। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाने का दावा करते हैं, सरकार से बात करते हैं या सभी स्कूल कहते हैं हम ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, अगर आप दे रहे हैं तो ऑनलाइन मीटिंग भी कर सकते हैं आप। मुझे तो लगता है कि पहले जो आपकी मीटिंग होती थी, जब आपको अध्यापकों को घर में स्कूल बुलाना पड़ता था मीटिंग के लिए, उससे तो बेहतर होगा कि उससे ज़्यादा अभिभावक आपसे जुड़ पाएंगे। तो उनकी जो भूमिका है, अभिभावकों की जो भूमिका है, मुझे लगता है उस पर आपका चर्चा करना बेहद ज़रूरी है और तो इस आधार पर आपकी अभिभावक मीटिंग की जा सकती है। मैं देखिए सरकार की तरफ से भी कई बार ये ऑर्डर आता था, मेगा पीटीए है। हाँ, स्कूलों में होता था। हाँ। सरकार अभी क्यों नहीं मेगा पीटीए का ऑनलाइन व्यवस्था करे और जो भी संभव है, क्योंकि बच्चों की जो ये हालात हो रहे हैं ना, इस पर जो रिएक्शन पेरेंट्स का है उसको कूल करने के लिए और जो टीचर और बच्चों का संवाद कितना हो पा रहा है, उन तमाम चीज़ों को अभिभावक के सामने लाने के लिए पीटीए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एसएमसी जो है वो किस लिए है? एसएमसी कभी क्वेश्चन नहीं कर रहा है, कभी इस बात पर सवाल नहीं उठा रहा है कि भाई एसएमसी मीटिंग आज तक हुआ नहीं है पिछले भाई मार्च से लेकर के अब तक का 5-6 महीना में, तो उसको भी होना जो भी चाहिए। अब पीटीए मीटिंग होता है। अच्छा, बच्चों को तमाम चीज़ें आज जो जिसको हम बार बार बात करें कि भाई ओवरलोड बच्चों के ऊपर चल रहा है, मानसिक रूप से जो बच्चे दब रहे हैं, ये ठीक तभी हो सकता है जब अभिभावक, टीचर और उस माहौल में थोड़ा सा खुल कर के आएंगे। और घर का माहौल जो है वो बदलना बहुत ज़रूरी है कि खुशनुमा माहौल हो, तो
और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अभी इस समय देखेंगे तो बच्चे को कैसे जांचना है, हाँ, बच्चे की स्थिति को कैसे जांचना है। हाँ, तो आपको हम ये नहीं कह सकते कि आप एक साथ सबके अभिभावक मीटिंग बुलाएं, लेकिन ग्रुप में 10-10 लोगों को, 15-15 लोगों को एक साथ करके आप एक अच्छी सभी टीचर अगर जिम्मेदारी एक दिन में अगर आपको सोचेंगे तो किसी संडे या सैटरडे या थर्सडे फ्राइडे जो भी आपके लिए अच्छा दिन आपको समझ में आए, पहले एक सूचना दे दीजिए आप उसी ग्रुप के माध्यम से जिस ग्रुप में बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। इसके बाद जो है एक अभिभावक मीटिंग ऑनलाइन आप बुला सकते हैं और उनको जोड़ सकते हैं, और जोड़ने के बाद जितने भी, मुझे लगता है कि अगर 50% भी आ गए, 40% भी अगर आपके साथ अभिभावक आ गए, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, एक क्रांतिकारी काम होगा आप सबके लिए कि इतने लोगों को एक साथ जोड़ करके एक मीटिंग के लिए एक प्लान जो आपका तैयार होगा कि उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, उनकी भूमिका सुनिश्चित करना, उसके लिए आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, बात करेंगे। अगर आप ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी सक्षम पूरा आपका सहयोग करने को तैयार है। तो मैं पूरी दिल्ली के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है कि मुझे लगता है इस तरह की चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए। आपकी जो SMC है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है, उसका भी मुझे लगता है उसकी मीटिंग्स हैं, या आपकी अभिभावक जो मीटिंग है उनकी मीटिंग को मुझे लगता है कि मेगा मीटिंग्स वगैरह वो हमें करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, उन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। एक अब बच्चे हमारे अगर हम पूरी तरह से उस पर छोड़ ही देते हैं, होमवर्क हो रहा है बच्चों का कि नहीं हो रहा है, मूल्यांकन टीचर हमारे किस तरह से कर रहे हैं हमारे बच्चों का। अगर मैं एक व्यक्तिगत में अगर बात करूँ, भाई मैं पेरेंट्स हूँ और मैं अपने बच्चों की अगर मैं मूल्यांकन देखूँ कि हमारे बच्चे ने पिछले एक सप्ताह में कौन सा होमवर्क किया क्या नहीं किया, तो पता कैसे लगेगा। अब हम कैसे मूल्यांकन करेंगे? ये तभी संभव है जब हम होमवर्क की जांच भी करें और हम भी होमवर्क को देखें कि भाई जो स्कूल से आया है वो होमवर्क क्या है, कैसे है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे होमवर्क बच्चों के लिए टफ भी आ रहा है। बिल्कुल। और कहीं भी अभी मुझे नहीं लगता है कि जो भी हमारे यहाँ पर ये कोचिंग सेंटर बना हुआ है इनको क्लियर कर पा रहे होंगे या नहीं कर पा रहे होंगे। देखिए, बहुत सारे कोचिंग सेंटर इस कोरोना काल में भी चल रहे हैं, जो गलत बहुत है, सारे ट्यूशन सेंटर हाँ। आपको हम बताए दे रहे हैं कि बहुत सारे ट्यूशन सेंटर ऐसे भी होते हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं। वो 10-10, 15-15, 20 नहीं बल्कि 30-30, 40-40 बच्चों को एक साथ बैठाल के एक रूम में बैठालते हैं। और मुझे लगता है कि उनको परिस्थितियों को भांप नहीं रहे हैं वो लोग, तो उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो कम से कम इस चीज़ों को रोकें। और जनता से भी गुजारिश है कि इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा वो लोग भी ऑनलाइन के प्रोसेस को अपनाएं, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप गलत कर रहे हैं कितना, लेकिन यह है कि बीमारी के चलते अगर आपके कारण किसी एक बच्चा का भी इफेक्ट होता है तो वो मुझे लगता है कि बहुत सारे घर जो है उससे बर्बाद हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है बहुत सारे घरों का। तो वो बहुत देखना समझना बहुत ज़रूरी है जिसको हमें जानना चाहिए। तीसरा, हम लोग जो है होमवर्क के बाद अगर हम लोग, चूँकि आपका जो शारीरिक मानसिक और हेल्थ का जो प्रॉब्लम है यानी कि विकास है, हम उसको कैसे इस एजुकेशन से जोड़ सकते हैं, तो ये देखना ज़रूरी है कि हमारा जो गेम्स वगैरह हैं वो कहीं बच्चा घर के अंदर रह करके कहीं ऐसा ना हो कि वो वीडियो गेम का ही शिकार होता रहे, उससे उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना कर हो सकता है। तो जो फिजिकल जो एक्टिविटी है वो भी बहुत ज़रूरी है और उसका अध्ययन मुझे लगता है स्कूल, चूँकि देखिए हम लोगों के साथ में कुछ ही बच्चों का सीधे लिंक होता है, नाम मात्र के ही होता है कि ठीक है हम 1000-2000 तक सीमित हो जाते हैं, लेकिन आप तो कम से कम विद्यालय बहुत व्यापक स्तर पे फैलाव है और समुदाय के बीच में होता है। तो मुझे लगता है कि वो भी हम लोग भी वही प्रयास करें, आप भी वही प्रयास करें कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी के बारे में ज़रूर उनसे बात करें, क्योंकि हेल्थ का मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस समय हॉस्पिटल्स वगैरह भी उस तरह जो है तैयार नहीं है, सही ढंग से देखने को तैयार नहीं है। तो जो शारीरिक जो डेवलपमेंट है वो उनकी बाधित ना हो जाए, और उसको कैसे, तो कब उनको एक्सरसाइज करना है, किस तरह की एक्सरसाइज करना है। पहले तो अच्छा था हम लोगों के समय में जब स्कूल चला करते थे तो पीटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो जाया करती थी। आज के समय में तो स्कूल में मैंने नहीं देखा कि खेल कूद पीटी वगैरह के इस तरह के ज़्यादा कुछ होता है। देखिए गाँव घर का जो वातावरण है वहाँ तो लोगों के पास खुली जगह होने के कारण खेल कूद का घनत्व भी, जनसंख्या घनत्व कम होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम शहरों की बात करें तो यहाँ जगह कम है, फिर बच्चे की सुरक्षा का मामला है, ये जीवता है। लेकिन जब तक
बच्चा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेगा, खेल कूद नहीं करेगा, तब तक उसका मानसिक विकास नहीं होगा। और मानसिक विकास जब नहीं होगा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल। इसलिए ये भी एक पार्ट है। पढ़ाई के साथ साथ एक बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए फिजिकल जो गेम्स है वो करना और कराना भी जरूरी है, और तभी मानसिक विकास होगा उनका। अब सवाल उठता है कि भाई ये लॉकडाउन में बच्चे किस किस तरह का गेम करें छोटे जगह में, अगर जगह कम है तो मैं आपको बताएं कि हमारे यहाँ पर तो सक्षम के तरफ से बहुत सारे ऐसे गेम बनाए हैं हमारे टीचर ने। बिल्कुल। जो आप सीमित जगह में, छोटे से छोटे जगह में भी अच्छा आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। और टीचर क्या, हम तो कहेंगे उन बच्चों ने तैयार किया था। और ऐसा लगता था कि पहले से ही सब कुछ पता था उन्हें कि लॉकडाउन होने वाला है। और इस तरह के बहुत सारे गेम्स होते हैं, तो मुझे लगता है उस तरह के जो गेम्स होते हैं जो शारीरिक विकास के लिए फ़ायदेमंद है, उनके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा, मानसिक विकास जो है हमारा बेहद ज़रूरी है। आपको ये बता दे रहे हैं कि वर्तमान में बच्चे डिप्रेशन पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जो बच्चे गेम्स या ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो वो भी चीज़ें की शिकायतें आ रही हैं, बात हो रही हैं। तो मुझे लगता है इस तरह में परिवार की भूमिका, टीचर्स की भूमिका और छात्रों की भूमिका, सबको हमें अध्ययन करना पड़ेगा। और इन परिस्थितियों से लड़ाई के साथ साथ हमें इस ओर भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें माना कि जो हम लोगों का जो पहले मानसिकता थी कि बच्चों को क्यों ना, चूँकि बच्चे को अगर बराबरी का दर्जा, अगर 8वीं के बच्चे को 14 साल का 13 साल का बच्चा है, उसे अगर 8वीं में लेके जाना है, वो आज तक स्कूल गया ही नहीं है, तो हम निश्चित है कि उसको पढ़ा के उसको वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते। एक्टिविटी ही ऐसी है, एक माध्यम है जहाँ पे हम लोग निरंतर उसको वहाँ तक ले जा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। तो जो एक्टिविटियाँ हैं उनको अपनाया है इस शिक्षा नीति ने, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो है, उन्होंने जो 6वीं के बाद में जो उन्होंने कहा है कि हम बच्चों को कंप्यूटर या जो उस तरह के ज्ञान है, जो एक ऐप्स वगैरह ये सब तैयार कर सकते हैं, कंप्यूटर का नॉलेज उन्हें होना चालू हो जाए। तो बहुत सारी नई शिक्षा नीतियों में है भी, और अभी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। अब उसमें हम लोग संवाद स्थापित कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस पर भी आने वाले समय में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो एजुकेशन है, आप सिर्फ इसलिए कि आपका बच्चा सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहें, आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहे, इसलिए कोशिश ये रहे कि डिजिटल एजुकेशन को ही आप अपनत्व बनाएं। किसी भी तरह भीड़ भाड़ के एरिया पे ना जाएं, बच्चे को भी ना भेजें। और साथ ही सुरक्षा को अगर आप पूरी तरह ध्यान पे रखेंगे, सुरक्षा के साथ में अगर आप आगे अपना पूरा काम को करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। सुरेंद्र सिंह जी साथ में हैं, वो मैसेज भी कर रहे हैं, तो थैंक यू सर, आपका सजेशन हमारे बीच में है और हम उसको देख पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि हेल्थ के क्षेत्र में भी एक अच्छा आपका अनुभव है, और चूँकि मातृशुदा बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आपने और आप प्रशासन के साथ में भी अच्छा संवाद और काम कर रहे हैं इस समय भी, तो इस परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा काम करने का, तो आपको भी कार्यक्रम से जुड़ने का, लगातार हमें सजेशन देने का धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद, और आपका ही नहीं बल्कि जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़े हैं, सभी का आशीर्वाद और सभी का मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। हम सब आप बल्कि पूरा सक्षम परिवार आपका आभारी है। तो हम लोगों ने जो मेन सुझाव दिए हैं वो हम एक बार फिर बताना चाहते हैं कि हमने सरकार से जो चीज़ें बोली हैं, कि एक तो यह है कि इस समय चलती फिरती लाइब्रेरी, जो मोबाइल लाइब्रेरी की बात हम लोग कर रहे हैं, वो बहुत सारी बस्तियों में जाना चाहिए, वो होना चाहिए। दूसरा यह है कि आप अगर ऑनलाइन पढ़ा ही रहे हैं, तो मुझे लगता है 10 से 15 बच्चों का ग्रुप तैयार करें और ग्रुप के माध्यम से उसको ऑनलाइन स्टडी करवाएं, तो वो ज़्यादा होगा। कि एक ग्रुप में 100, 150, 200 बच्चे अगर होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप प्रभावी ढंग से पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं। उसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत सारे इंटर्न्स के लिए छात्र जो हैं वो तैयार रहते हैं, तो आप उसके माध्यम से भी, अगर आप सिक्योरिटी पर्पस को ध्यान पे रखते हुए अगर उनसे आप एक छोटा सा एक सहमति बना करके, सहमति पत्र बना करके, और उनसे जो कॉलेज है उनसे एक वो करके आप कर सकते हैं, तो वो भी एक माध्यम हो सकता है। तीसरा हम लोगों ने और भी क्या सुझाव थे? देखिए, हम
इसके बाद हमने उसके भूमिका पर बात की, अभिभावकों की बात की है कि आप जो है जो एसएमसी मीटिंग है आपकी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है आपकी, आप उसकी मीटिंग ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, और आप बहुत सारी स्कूल है ऐसे सरकारी हो या प्राइवेट, वो कहते हैं हम अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं तो ऑनलाइन आप मीटिंग भी ले सकते हैं। तो एसएमसी की जो मीटिंग्स है वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। दूसरा, अभिभावक मीटिंग को भी आप कर सकते हैं, और अभिभावक मीटिंग तो बेहद ज़रूरी है, उनकी भूमिका को बच्चों एजुकेशन पे आज के स्तर पे। दूसरा, कोविड जैसी जो महामारी है उसको किस तरह रोकथाम पे, या उसको उसका फैलाव किस तरह रुकेगा, तो एक टीचरों की जो भूमिका है, कहते हैं कि मैंने बार बार कई उसमें बोला है कि टीचर सिर्फ अध्यापक ही नहीं होता, बल्कि प्रलय और विकास दोनों एक टीचर की गोद में होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके हाथ में बहुत कुछ है और आप अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो हम लोग भी अपने उसी तरह अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उस काम को हम लोग कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोग भी काम कर रहे हैं। आप लोग भी उसी तरह पूरी जिम्मेदारी के साथ में ज़मीन में आइए। तो अभिभावक मीटिंग है जो आपकी, वो भी नहीं बंद होनी चाहिए, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप बच्चे को ऑनलाइन से एजुकेशन दे सकते हैं, आपकी जो एसएमसी की मीटिंग्स हैं उसमें है, और उसके एसएमसी मीटिंग जो अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उस तरह की मीटिंगों को सार्वजनिक भी किया जा सकता है, क्या चर्चा हो रही, कैसे कर रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप किया जा सकता है, और कर तो ये हमारा बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो लगातार सजेशन दे रहे हैं। अभी संतल भाई, हमने जो अगली चर्चा पर किया था वो समय सारणी, समय का चयन का किया था कि बच्चों के लिए कौन सा फिक्स समय होगा जिस समय कि आप अध्ययन करवा सकते हैं उनको। हाँ, और होमवर्क की भी हमने बात की कि भाई होमवर्क को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नेक्स्ट जो हमने बातचीत किया वो ये था कि भाई बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके शारीरिक मानसिक विकास जब होगा तभी वो स्वस्थ रहेगा। तो ये तीनों चीज़ों को जो है ये ध्यान में रख करके हमने मनोरंजन और उनके खेल कूद का भी चर्चा किया है कि बच्चों के लिए ये बेहद जरूरी है। और बार बार जब कह रहे कि नई शिक्षा नीति की, इसमें प्राथमिकता से बिल्कुल किया गया तो है। बिल्कुल हम वही कह रहे हैं कि हम नई शिक्षा नीति का स्वागत करते हैं। बहुत सारी चीज़ें उसमें बहुत अच्छी हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले समय में सरकार उसको और जोड़ेगी, उसमें काम करेगी, हमारा पूर्ण विश्वास है। तो इसी के साथ हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि आप जो है हमें किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं, या किसी प्रकार का इस कार्यक्रम में कैसे आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, या कैसा आप योगदान देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। हम लोग एक और भी आज घोषणा कर रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ से जो छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, वो हम लोग तैयार करने का काम चालू कर दिया है। तो अगर आप इस तरह की अगर कोई मूवीज़ हैं या एडवर्टाइजमेंट हैं, अगर आप तैयार करवाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और हम लोग उस तरह की चीज़ें आपके साथ में साझा करेंगे, बात करेंगे, और हम लोग तैयार करेंगे। आप हमारा जो ईमेल आईडी है saksham.del1 साथ ही हमारा जो यूट्यूब चैनल है सक्षम लाइव, आप प्लीज़, आपसे निवेदन है कि आप सक्षम लाइव में जाएं, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बजाएं, और साथ ही जो है इस तरह के कार्यक्रमों का हिस्सा बने। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9311124880 9311124880। आप इसमें जा सकते हैं, आप अपना सजेशन दे सकते हैं व्हाट्सएप के भी माध्यम से। तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और भागीरथ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के लिए। तो सभी थैंक यू साथियों, हम आप सबका धन्यवाद करते हैं, और सभी दर्शकों का फिर से दिल से आभारी हैं और धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।